हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया संविधान क्या है, बाबा साहब के अनुसार संविधान की परिभाषा और संविधान का महत्व। आज हम भारत के संविधान के बाद आगे जारी रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास का अध्ययन करेंगे। भारत के संवैधानिक विकास के बारे में हम इसको दो भागों में बांटकर देखते हैं। एक भाग के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1858 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत से तात्पर्य है कि महारानी एलिजाबेथ ने एक कंपनी बनाई थी 1600 ईस्वी में, तो वो कंपनी कहलाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत की संसद जो है उस कंपनी के ऊपर नियम बनाती थी, उस कंपनी को शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, और वो कंपनी उन नियमों के अनुसार भारत में शासन करती थी। और वो 1773 से 1858 तक, जिसमें पहला नियम बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। अब क्या होता है कि 1757 में विद्रोह हो जाता है, जिसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। तो कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश संसद भारत के ऊपर जो नियंत्रण अपने स्वयं हाथों में ले लेती है, और वो कहलाता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। वो 1858 से 1947 तक, जिसमें पहला एक्ट बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका संविधान में बहुत ही महत्व है भारत सरकार अधिनियम का, इसे हम लघु संविधान भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हैं। और भी सारे एक्टों का उतना महत्व नहीं जितना भारत सरकार अधिनियम का है। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। ये हमारा एक संक्षेप में भारत के संविधान का विकास का संक्षेप में अध्ययन है। अब इसको जानने के लिए हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो होता क्या है कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एक एक्ट लेकर आती है, जिसे कहते हैं 1600 ईस्वी का चार्टर। चार्टर को कहते हैं राज लेख। इस एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ एक कंपनी की स्थापना करती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। वो कंपनी कहलाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको वो 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर देती है। तो इस कंपनी में क्या होता है कि 217 तो व्यापारी है, और इनकी जो पूंजी है वो 30,133 पाउंड। अब इन व्यापारियों को जो है देख रेख के लिए, इनको कंट्रोल में करने के लिए महारानी एक परिषद की स्थापना करती हैं, और वो परिषद में रहते हैं 24 सदस्य। उस परिषद में 24 सदस्य रहते हैं, और एक गवर्नर और एक उप गवर्नर। टोटल जो है वो 26 रहते हैं। 24, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर, टोटल जो है 26 लोग रहते हैं।
तो 15 साल के लिए महारानी इसको अधिकार देती थी। लेकिन 1609 में जेम्स प्रथम इसको अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने के लिए कह देते हैं। जेम्स प्रथम अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित समय के लिए व्यापार करने के अधिकार दे देते हैं। तो उसी क्रम में क्या होता है कि कंपनी अपना व्यापार करती रहती है और कंपनी का जो लाभांश रहता है वो 20% रहता है। आगे घटना घटती है, जो घटना है वो 1757 की है और प्लासी का युद्ध। तो उसमें क्या होता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है 1757 में। इसके बाद 1761 में अंग्रेजों का हौसला बुलंद हो जाता है और वो बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार कर देते हैं। और ये जो है फ्रांसीसियों की हार से ये निर्णायक हार होती है और फ्रांसीसियों का जो व्यापार है वो भारत में कम हो जाता है। इसके बाद ये घटना और घटती है, वो 1764 की है, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि बंगाल, अवध और शाह आलम तीनों को हरा देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और बंगाल, उड़ीसा, बिहार का जो दीवानी पावर है और राजस्व पावर है उसको 1665 में अपने अधिकार में ले लेता है। इसके बाद जो एक एक्ट पारित होता है उसे हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी जो हम अध्ययन है वो अगले टॉपिक में करेंगे।